हाँ। अच्छा, यस मैम। कैसे पता चला ये नगरीय बस्ती है? क्योंकि मैम ये शहर है। अच्छा, तो शहर और मैम नगर तो एक क्योंकि दूसरे के सिनोनिम हो गए। ऐसा क्या है जो गांव में होता है और जो यहाँ नहीं हो रहा? मैम यहाँ पर हर चीज की सुविधा है। गांव में सुविधा नहीं होती? मैम होती है बट शहर जितनी नहीं होती। ओके, वेरी गुड। चलो, एक पॉइंट और है। और कुछ अलग है यहाँ पे? काम क्या करते हैं गांव में लोग? मैम गांव में खेती बाड़ी होती है। और यहाँ कर रहे हैं हम लोग? नो मैम। क्या करते हैं फिर हम लोग? यहाँ पर मैम ऊंचे काम किए जाते हैं थोड़े। अच्छा, वैसे बिजनेस टाइप देखो, वगैरह। खेती नीचा काम नहीं है। नो खेती मैम बहुत वो बड़ा काम कहने है। का मतलब नहीं नहीं तो था। भूखे मर जाएंगे हम लोग। मेहनत का काम है वो ये हाँ, बहुत मेहनत का काम है। अगर उसको हम बोलते हैं हाँ। प्राथमिक सेक्टर, है ना? तो यस प्राथमिक मैम। सेक्टर में वहां पे ज्यादातर गांव के जो लोग होते हैं वो प्राथमिक क्रियाओं में लगे होते हैं। जबकि हम शहरों की या नगरों की अगर बात करते हैं तो वहां पे ज्यादातर लोग किस में होते हैं? द्वितीयक या तृतीयक क्षेत्रों में काम करते हैं। अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र जिसमें इंडस्ट्रीज आ जाती हैं, तृतीय क्षेत्र जिसमें सर्विसेज आ जाती हैं, उसमें काम करते हैं, है ना? तो यहाँ पर ये अंतर होता है। दूसरा क्या होता है, जैसे कि आपने बताया कि सुख सुविधाएं जो है शहरों में अधिक हैं, क्योंकि यहाँ पे लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड ज्यादा है। तीसरी चीज, यहाँ पे जनसंख्या का घनत्व भी बहुत ज्यादा होता है। अगर आप गांव को देखोगे और शहरों को देखोगे तो दोनों में से आबादी आपको ज्यादा दिखाई देगी शहरों में। यहाँ पे जितनी पास पास घर बने होते हैं गांव में नहीं होते ऐसे। गांव में बहुत बड़े बड़े खुले खुले घर होते हैं, लोगों के दूरी पर बने होते हैं क्योंकि कम लोग हैं वहां पर, है ना? तो ये इस तरह की जो चीजें हैं ये गांव और शहर को अलग करती हैं। ये चीज आपने वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में तो मैंने आपको जनरल समझाई। अभी आपकी जो वेंसडे को क्लास होगी उसमें आप भारत के कंटेक्स्ट में भी समझोगे कि हम किसको नगर बोलते हैं। भारत में सेंसिस के हिसाब से नगरों की परिभाषा अलग है, बट अगर हम पूरे विश्व के हिसाब से बात करें तो मेनली गांव और शहर को अलग करने वाली ये तीन चीजें होती हैं। सबसे पहला, यहाँ पर जो है प्राथमिक और द्वितीयक क्रियाओं का अंतर होता है, कहाँ पे लोग काम कर रहे हैं। ज्यादातर मोर देन 70% जो लोग होते हैं गांव में वो खेती बाड़ी के काम में लगे होते हैं, जबकि शहरों में लगभग 70% आबादी गैर कृषि कार्यों में लगी होती है। दूसरा होता है यहाँ पे जनसंख्या घनत्व, गांव में बहुत कम होता है, शहरों में बहुत अधिक होता है। तीसरा होता है सुख सुविधाएं। तो इन तीनों के आधार पर हम इनका विभाजन कर सकते हैं, ग्रामीण और नगरीय बस्ती का। इसके बाद में एक और आजकल देखने को मिल रहा है एक प्रक्रिया जिसको हम बोलते हैं उपनगरीकरण। उपनगरीकरण को समझने के लिए सबसे आसान तरीका है दिल्ली, दिल्ली के आसपास नोएडा और गुड़गांव। यहाँ पर क्या होता है कि जैसे जैसे दिल्ली के अंदर बहुत ज़्यादा घनी आबादी होती जा रही है तो लोगों की पहुंच से यहाँ पे मकानों के रेट भी बाहर होते जा रहे हैं, अंदर भीड़ भाड़ भी बढ़ती जा रही है, घरों का साइज छोटा होता जा रहा है, तो लोग ऐसे में वहां पर रहना पसंद नहीं करते। धीरे धीरे वो क्या कोशिश करते हैं, काम करने भले ही वो मुख्य शहर में आए मगर रहने के लिए आवास जो उनका होता है वो थोड़ा सा हट करके हो, जहाँ पर उनको अच्छी सुख सुविधाएं मिल पाए, खुला स्वच्छ वातावरण मिल पाए, घूमने फिरने के लिए पार्क मिल पाए, है ना? और जो बहुत भीड़ भाड़ वाला एरिया है उससे हट करके रह पाए। इसको हम बोलते हैं उपनगरीकरण। ये लोग डेली बेसिस पे अपने कार्यस्थल से, घर से कार्यस्थल पर आते हैं, कार्यस्थल जो कि आपका मेन शहर में होता है। अब दिल्ली में देखो, गुड़गांव से लोग दिल्ली में काम करने आ रहे हैं बहुत सारे। अब तो खैर गुड़गांव और नोएडा को अलग तरीके से डेवलप किया जा रहा है, जहाँ पर ऑलरेडी उनके पास में अपने ही एरिया है काम करने के, है ना? बट यूजुअली जब ये बिगिनिंग में हुआ, लोगों ने वहाँ पहले घर लिए और बाद में काम करने के लिए वो दिल्ली आते रहे। तो इस चीज को हम बोलते हैं उपनगरीकरण। ठीक है। अब इसके बाद में हमने बात करी थी, ये मैं रिवीजन करा रही हूँ आपकी, इसीलिए थोड़ा जल्दी जल्दी इसमें चल रही हूँ क्योंकि ये हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। इसके बाद में हमने बात करी, यहाँ पे देखो 1991 में, यहाँ पर इस पैराग्राफ पे फोकस करो। 1991 में जो भारतीय जनगणना हुई उसने नगरों की एक परिभाषा दी, ये आप अभी भी पढ़ोगे, वेंसडे वाली क्लास में भी पढ़ोगे। इसमें क्या बोला गया कि कोई भी ऐसा एरिया जिसको हम नगर, किसको हम नगर बोल सकते हैं, जहां पर नगर पालिका हो, छावनी बोर्ड हो, अधिसूचित नगरीय क्षेत्र समिति हो, जहाँ पे कम से कम 5,000 व्यक्ति जो है वो निवास करते हो, और वहां पे जनसंख्या घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति पर प्रति वर्ग किलोमीटर हो। साथ ही 75% पुरुष श्रमिक गैर कृषि कार्य में संलग्न हो।
तो 1991 के आधार पर हमने जब डिफाइन करा था, उसके हिसाब से हमने कई सारे कैटेगरीज बांटे थे। अब दिल्ली को महानगर बोलते हैं हम, मगर इंदौर को महानगर नहीं बोलते। तो ये सब अंतर जो है ये आप जो दूसरी वाली बुक है उसमें पढ़ोगे। यहाँ बच्चे मेन एक चीज जो ध्यान रखने वाली है, ये वाला चैप्टर और दूसरी वाली बुक का चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इकट्ठे तैयार होंगे, क्योंकि इनके क्वेश्चंस मिक्स आएंगे। आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा हिस्सा यहाँ से लेना है, कौन सा उस वाली बुक से लेना है, क्योंकि टॉपिक्स बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं। ओके। अच्छा, अभी देखें कितने बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है। अनु, भूमि, दिव्या, नीलम, पलक, रिंकी, रूबी, शहनाज, सोनम, सुप्रिया, बस इतने ही बच्चे हैं। पलक का नाम मैंने बोला ना, हाँ पलक भी है। ओके। अब ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप हमने करे थे। ग्रामीण बस्तियों का सबसे पहला प्रतिरूप होता है सनहत बस्ती। सनहत बस्ती मतलब बहुत घनी बस्ती। ओके। बस्ती कोई भी एक ऐसा स्थान है जहाँ पे मनुष्य ने अपने रहने के लिए घर बनाए हैं, चाहे वो एक घर हो, चाहे वो घरों का समूह हो। जहाँ पे भी इंसान रहेगा घर बना करके, उसको हम बस्ती बोलते हैं। ठीक है। तो सनहत बस्ती ऐसी जगह होती है जहाँ पे बहुत घनी आबादी है, जैसे कि दिल्ली। घर एक दूसरे के साथ बिल्कुल सटे हुए हैं, और कई बारी तो पैटर्न भी क्लियर नहीं होता, इतने गचड़ पचड़ तरीके से बने होते हैं, जहाँ मर्जी डेवलपमेंट हो रही है। और ये बेसिकली कहाँ होता है, जहाँ पे हमारा मैदानी इलाका हो, प्लेन एरिया हो, क्योंकि वहाँ पर लोगों के पास में घरों का विस्तार करने के लिए एक तो बहुत खुली जगह है, दूसरा यहाँ पर प्लेन होने के कारण अगर खेती है तो वो भी बहुत अच्छी है, और अगर दूसरे काम कर रहे हैं लोग तो वो भी ज़्यादा अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो मैदानी इलाकों में आपको घनी आबादी दिखाई देगी, और इसीलिए वहाँ पर आपको सनहद बस्तियाँ दिखाई देंगी, जिनका मतलब है बहुत घनी आबादी वाले क्षेत्र, बिल्कुल आसपास में हाँ घर बने होते हैं। फिर इसके बाद में आता है हमारा प्रकीर्ण बस्ती। प्रकीर्ण बस्ती जो होती है, ये देखो यहाँ पर है, ये प्रकीर्ण बस्ती का मतलब है कि मकान एक दूसरे से दूर दूर हैं, और मकानों के बीच में ज्यादातर आपको क्या देखने को मिलेंगे, खेत देखने को मिलेंगे। खेत, बीच में एक मकान है उसका खेत का एरिया है, फिर दूसरा मकान है। ये कब संभव है, जब आबादी कम हो, एरिया ज्यादा हो, तो वहां पर लोगों को अपने घर बनाने के लिए जगह ज्यादा मिल जाती है। ओके। और दूसरा क्या है, यहाँ पर अगर हम इन घरों को देखें तो हमें दूर से देखने में ऐसा लगता है कि ये तो अलग अलग बस्तियां हैं, मगर इन सब का कॉमन मंदिर होगा, कॉमन मार्केट होगी, कॉमन इनके हो सकता है पोस्ट ऑफिस हो। तो कोई ना कोई ऐसी कॉमन चीज होगी, हो सकता है कोई कॉमन तालाब हो, कोई जानवरों को चराने वाला एरिया हो, तो कोई ना कोई ऐसी चीज होती है जो इनको सबको इकट्ठा बांध के रखती है। तो देखने में भले ही वो ऐसा लगे कि ये अलग अलग हैं, बट वो अलग अलग नहीं होते हैं, वो एक ही बस्ती का हिस्सा होते हैं। ओके। अब ग्रामीण बस्तियों में अगर हम पर्टिकुलरली देखें तो ग्रामीण बस्तियों में क्योंकि लोगों का जो काम है वो नेचर से रिलेटेड है, तो इसीलिए ग्रामीण बस्तियों के जो को नेचुरल फैक्टर्स बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। तो क्या क्या चीज़ें होती हैं जो ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करती हैं, सबसे पहले जल आपूर्ति। ज़्यादातर ग्रामीण बस्तियां, अगर हम पहले इस सिविलाइजेशन की बात करें तो इंसान ने बस्तियां सबसे पहले बसाई ही नदी घाटी में थी, क्योंकि जल हमारे लिए बहुत आवश्यक है। खाने पीने के लिए भी हमको पानी की आवश्यकता है, फसलों की सिंचाई के लिए भी पानी की आवश्यकता है। फिर पहले टाइम पर तो लोग रिवर के थ्रू ट्रांसपोर्ट भी करते थे, एक जगह से दूसरी जगह आना जाना भी नदी से ही करते थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आज भी ग्रामीण बस्तियां जो हैं जल राशियों के करीब, चाहे वो नदी हो, चाहे झील हो, चाहे झरने हो, उनके आसपास होती हैं, ताकि उनको पानी की के लिए परेशान ना होना पड़े। ओके। अब गांव में, हम शहरों में तो हमारे को टैप खोलते हैं हम और पानी आ जाता है, बट गांव में आज भी आप देखोगे तो लोग झीलों से तालाबों से पानी लेकर के आते हैं, नदी से पानी भर के लाते हैं। कई ऐसे गांव आज भी हैं इंडिया में। तो इसीलिए पानी उनके लिए एक मेन फैक्टर होता है ये डिसाइड करने के लिए कि वो कहाँ पे घर बनाएंगे। और दूसरा, पानी से उनको और भी बहुत सारे लाभ हो रहे हैं, सिर्फ पीने के लिए नहीं, सिंचाई के लिए। और आपने इसके अलावा वो इसमें मछली पकड़ के अपने भोजन को भी बढ़ा सकते हैं। तो इन सब कारणों से जल आपूर्ति पहला फैक्टर है जो डिसाइड करेगा ग्रामीण बस्तियों की लोकेशन। दूसरा होता है भूमि। सबसे पहले पानी, दूसरा हमारी जो जरूरत है वो है भोजन। तो भोजन कहाँ से आएगा,
भूमि से आएगा। जहाँ पे उपजाऊ मिट्टी होगी वहाँ पे अच्छी कृषि हो पाएगी, तो लोगों को भरपेट भोजन मिलेगा। इसीलिए भी नदी घाटियाँ जो थी वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी घर बसाने के लिए। वहाँ पर पानी भी उपलब्ध था, नदी घाटियों की मिट्टी भी बहुत उपजाऊ होती है, फर्टाइल सॉइल होती है बहुत, तो लोग वहाँ पर रहना पसंद करते थे। और यहाँ पे जो नरम मिट्टी होती है ना, उसमें आपको बहुत ज़्यादा औज़ारों की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, आराम से आप उसमें कृषि कर सकते हो। तो कई सारे कारणों से भूमि जो था वो सेकंड फैक्टर था जिसके हिसाब से लोगों ने अपने रहने के स्थान को चुना। तीसरा फैक्टर था उच्च भूमि के क्षेत्र। उच्च भूमि के क्षेत्र जो थे वो क्यों चुने गए? यहाँ पर ना उच्च भूमि में पहाड़ नहीं हम बेसिकली बोल रहे, उच्च भूमि का क्षेत्र है कि नदी घाटी से थोड़ा ऊंचाई पर। अगर आपको ध्यान हो, आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा के बारे में पढ़ा होगा। पढ़ा है? जरा आप तुम लोग भी हाँ या ना बोलो, तुम्हारी आवाज भी सुन लूं मैं। यस मैम, पढ़ा है। पढ़ा है, वेरी गुड। ओके, तो उसमें हमने देखा था कि जो उस समय के घर होते थे वो दो हिस्सों में बटे रहते थे। एक होता था लोअर टाउन और दूसरा होता था जो ऊंचाई पर बना होता था। जो सारी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स थी जैसे अनाज भंडार और जो वहाँ के जो बड़े लोग रहने वाले उन सब के लिए ऊपर की उच्च क्षेत्र पे बनाया गया था आवास। उसका कारण क्या था कि कभी अगर बाढ़ आ जाए, अब नदी घाटी में रह रहे हैं तो नदी में तो हर साल बाढ़ आने की संभावना होती है, तो वो उस केस में अगर बाढ़ आ जाए तो वो ऊंचे क्षेत्र की तरफ मुड़ पाए या उस पे जाके कुछ समय के लिए आवास कर पाए। तो अब धीरे धीरे हमने क्या देखा कि सीधा नदी घाटी में जिन जिन नदियों में हर साल ही लगभग बाढ़ आती है उनमें लोग जो हैं बिल्कुल नदी घाटी में ना रह करके नदी घाटी के उच्च क्षेत्र में, है ना, ऊंचाई पर जो टेरेसेस होते हैं उनके ऊपर रहना पसंद करते थे, ताकि जो बाढ़ से नुकसान हो वो उससे बच जाएं। ओके। और इसको हम ना शुष्क बिंदु भी बोलते हैं। शुष्क बिंदु मतलब जहां पर पानी नहीं पहुंच पाता। ओके, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे पानी की कमी है, नहीं, पानी यहाँ पर होता है मगर यहाँ पे बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाएगा। ओके, फिर इसके बाद में गृह निर्माण सामग्री। अगर हम गांव के घरों की बात करें तो शहरों के घरों से वो कई मायनों में डिफरेंट होते हैं। शहरों में तो आपको हर जगह पे ज्यादातर क्या कंक्रीट के घर दिखेंगे, ईंट गारा मिट्टी के घर बने हुए दिखेंगे, मगर गांव के जो घर होते हैं उसमें लोग आसपास में जो भी रॉ मटेरियल उपलब्ध होता है उसके बेसिस पे घर बनाते हैं। जैसे जहाँ पे बच्चे, किसने माइक खोल लिया? बंद कर दो। जैसे कि, एक मिनट में म्यूट कर दूं जरा, सबको ज्यादा ही शोर आ रहा है। ओके, तो इसमें हम देखते हैं कि जैसे कहीं पर अगर पत्थर ज़्यादा मिलते थे तो लोगों ने पत्थरों के घर बनाए। जहाँ पे लकड़ी आसानी से उपलब्ध थी वहाँ पे लोगों ने लकड़ी के घर बनाए। कई जगह पे मिट्टी, जैसे हमारे देश में भी लेटराइट मिट्टी एक ऐसी मिट्टी है जिससे आप डायरेक्टली ईंटें काट सकते हो, इतनी हार्ड होती है, तो उससे भी लोगों ने घर बनाए। चीन में लॉयस क्षेत्र, लॉयस भी जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि उससे आप डायरेक्टली उसको ईंटों के रूप में यूज कर सकते हो काट के, इतने हार्ड होते हैं। या फिर कई बारी बनी हुई कंदराएं हैं, उनमें भी लोगों ने, कंदराएं मीन्स गुफाएं, उसमें भी रहने लगे। ध्रुवीय क्षेत्र की बात करें, ग्रीनलैंड की बात करें, तो लोगों ने वहां पे, क्योंकि वहां बर्फ कभी नहीं पिघलती, तो बर्फ के ही टुकड़ों से घर बना लिए जिसको हम इग्लू बोलते हैं। ओके, तो जहां पे जो उपलब्ध था उनके अपने आसपास के रीजन में, उससे उन्होंने अपने घरों का निर्माण किया। इसीलिए हमको गांव के घरों में बहुत ज़्यादा विविधता दिखाई देती है। कहीं पर वो बांस की लकड़ी से बने हैं, कहीं पर वो जो आपका ये सूखा ड्राई लीव्स होते हैं जैसे कि कोकोनट के लीव्स हो गए, उनसे बने हैं, तो बहुत विविधता पाई जाती है इसमें। नेक्स्ट जो कारण डिफाइन करता था वो था सुरक्षा। सुरक्षा कई तरह की चीज़ों से, नेचुरल तो उनको चाहिए ही थी सुरक्षा, जानवरों से तो चाहिए ही थी, इसीलिए हमने घर बनाए, मगर इंसानों को इंसानों से भी सुरक्षा चाहिए थी। क्योंकि जैसे पड़ोसियों की लड़ाई, अब इंडिया पाकिस्तान चाइना हम सब जमीन के लिए लड़ ही रहे हैं ना, तो ये हमेशा से चलता आया है। तो राजनीतिक अस्थिरता, युद्ध, पड़ोसी समूहों के उपद्रवों से बचने के लिए उन्होंने ऐसी ऐसी जगहों पर घर बसाने लोगों ने शुरू करे
जहाँ तक पहुँचना मुश्किल हो। और इसी कारण लोगों ने पहाड़ी एरिया को चुनना शुरू किया। कई ऐसे द्वीपों पे जाके बसने शुरू हो गए जहाँ तक पहुँचना बड़ा मुश्किल था, और इस तरह से सभ्यता का विस्तार होता चला गया। सबसे पहले हमने शुरुआत करी थी जो सभ्यता की या सिविलाइजेशन की, वो नदी घाटियों से करी थी। बट जैसे-जैसे लोग बढ़ते गए, जनसंख्या बढ़ती गई, नदी घाटियों के लिए प्रतिद्वंदिता बढ़ी, कंपटीशन बढ़ने लगा, लड़ाइयाँ होने लगी, तो लोग सुरक्षित पहाड़ियों पे, द्वीपों पे जाने लगे और वहाँ पे भी नई सभ्यताएँ बसनी शुरू हो गई। इंडिया में भी अगर हम देखें तो आपने देखा होगा कि कई सारे जो सेंट्रल इंडिया के खास तौर से एरिया हैं, वहाँ पे बड़ी-बड़ी पहाड़ियों के ऊपर किले बनाए गए। तो वो बड़ी पहाड़ियों का क्या रीज़न था? ताकि कोई भी जो अटैक करने आए वो ईज़िली उन तक पहुँच ना पाए, ठीक है? फिर नेक्स्ट आया नियोजित बस्तियाँ। नियोजित का मतलब होता है प्लान्ड। ये प्लान्ड बस्तियाँ जो थी ये सरकार ने बसाई। जैसे-जैसे लोगों की जनसंख्या बढ़ती गई तो गवर्नमेंट ने भी स्टेप लेने शुरू करे। फिर उन्होंने प्लानिंग के साथ लोगों को बसाना शुरू किया। नहीं तो लोग अपनी मर्ज़ी से कहीं पे भी घर बसाते हैं तो वो बिल्कुल अनप्लैन्ड ग्रोथ होती है, उसमें पानी की समस्या आ जाती है, उसमें ड्रेनेज की समस्या आ जाती है, नालियाँ अच्छी नहीं होती हैं, कई सारी जो है सुख-सुविधाओं का अभाव हो जाता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने जब अपने आप से बस्तियाँ बसानी शुरू करी, तो उन्होंने उसमें पानी की सुविधा और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो सब कुछ वहाँ पे प्रोवाइड कराया। जैसे अगर इंडिया की हम बात करें तो चंडीगढ़ हमारा एक बहुत प्लान्ड सिटी है, बट वो गाँव नहीं है, वो सिटी है। बट इथोपिया में गाँव भी जो है, इथोपिया अफ्रीका का एक देश है, उसमें जो सरकार ने ग्रामीणीकरण योजना, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करा। ऐसे ही इंडिया में हम एक एरिया, हमारा एक चैप्टर भी है इस पे, इंदिरा गांधी नहर का जो एरिया है उसके ऊपर, वहाँ पर भी बस्तियाँ जो हैं बड़े प्लान्ड तरीके से बसाई गई। इसके बाद में हम आते हैं ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप। प्रतिरूप का मतलब होता है पैटर्न, ओके, कि देखने में उनकी शेप कैसी है। ये तो ऊपर तो हमने कारक पढ़े कि क्या-क्या कारक उनको डिटरमाइन करेंगे, कहाँ पे लोग कैसे रहेंगे, क्या चीज़ें उनको अफ़ेक्ट करेंगी। अब ग्रामीण बस्तियों के आकार, शहरों को हम आकार के बेसिस पे डिवाइड नहीं करते। उसका कारण है कि शहर इतने ज़्यादा घनी आबादी वाले होते हैं कि उसमें कोई एक तरह का पैटर्न दिखता ही नहीं है, उसमें कई तरह के पैटर्न मिक्स हो जाते हैं। मगर अगर हम गाँव की बात करें, तो गाँव को हम बहुत तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है विन्यास के आधार पर। विन्यास के आधार पर का मतलब है, विन्यास का मतलब होता है रिलीफ, ओके? कि पहाड़ी एरिया है, मैदानी एरिया है, पठारी एरिया है, फॉरेस्ट का रीजन है, मरुस्थल का रीजन है। तो कैसा वहाँ का एरिया है, रिलीफ है, उसके बेसिस पे हम बोल देते हैं, जैसे ये पहाड़ी गाँव है, ये पठारी गाँव है, ये मैदानी गाँव है, ये रेगिस्तानी गाँव है ना? ये सिंपल। फिर कार्य के आधार पर हम, कई गाँव होते हैं जिसमें आप बोलते हो कि ये तो मछुआरों का गाँव है, क्योंकि वहाँ के लोगों का जो मेन ऑक्यूपेशन है वो मछली पकड़ना है। कई गाँव को हम बोलते हैं कि वे ये लकड़हारों का गाँव है, लकड़ी काटना है वहाँ पे लोगों का काम। इसी तरह आप पहाड़ी इलाकों में जाओगे या फिर पठारी इलाकों में जाओगे तो वहाँ पे कई ऐसे कम्युनिटीज़ हैं जो सिर्फ़ पशुपालन ही करते हैं। और कोई काम नहीं है उनका, तो उनको हम पशुपालक ग्राम बोल सकते हैं। तो काम के आधार पर भी बाँट सकते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट वर्गीकरण है वो है आकार, आकृति के आधार पर। आकृति मतलब क्या शेप बना रहा है वो, ओके? शेप के आधार पर हम उसको कई उसमें बाँट सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप अपने सामने देख सकते हो रैखिक प्रतिरूप, एकदम लाइन की तरह दिखाई दे रहा है। ये कहाँ पे डेवलप होगा? जहाँ पे कोई नदी है, उसके आस-पास घर बने हैं, कोई इम्पोर्टेंट रेलवे लाइन है, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो स्ट्रेट है, उसके आस-पास जो घर बनेंगे वो भी स्ट्रेट लाइन में बनेंगे। तो ये कोई इम्पोर्टेंट सड़क हो सकती है, कोई इम्पोर्टेंट रेलवे लाइन हो सकती है, नदी घाटी हो सकती है, तो यहाँ पे हमको मिलेगा रैखिक प्रतिरूप। दूसरा हमें मिलेगा चौकपट्टी प्रतिरूप। चौकपट्टी में आप देख रहे हो कि क्रॉसिंग है, तो जहाँ पे 2 मेन रोड्स जो हैं, 2 हाईवे हो सकते हैं क्रॉस कर रहे हो, या एक हाईवे एक बहुत इंपॉर्टेंट रेलवे लाइन क्रॉस कर रही हो, तो यहाँ पे जो बनेगा वो चौकपट्टी के रूप में बनेगा, और बेसिकली ये आयताकार मतलब स्क्वायर या रेक्टेंगुलर पैटर्न में डेवलप होते हैं, ठीक है? फिर होता है तारे के आकार का। तारे के आकार का कहाँ बनेगा? जहाँ पे बहुत सारे रोड्स कन्वर्ज कर रहे होते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट रास्ते निकलते हैं, तो वहाँ पे लोग, क्योंकि वहाँ पे व्यवसाय की सुविधा बहुत अच्छी होती है, जहाँ पे जितना अच्छा ट्रांसपोर्टेशन होगा,
उतना ही अच्छा लोगों को वहाँ पे व्यवसाय या वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटी ज़्यादा होंगी। इसीलिए लोग वहाँ पे रहना पसंद करते हैं। फिर टी आकार अगेन, जैसे हम टी पॉइंट बोलते हैं ना, नॉर्मल में सड़कों में आ जाता है, एक सीधी सड़क होती है और एक टक्कर पे जाके खत्म हो जाती है। तो ऐसे ही कहीं पर इस तरह से सड़कें मिले या कोई एक नदी घाटी हो और उसके साथ में कोई एक रोड मिले तो वहाँ टी आकार होगा। फिर वृत्ताकार, वृत्ताकार कहाँ पर होता है, जहाँ पे इम्पोर्टेंट कोई सेंट्रल में कोई चीज़ हो, वो कोई तालाब भी हो सकता है, कोई इम्पोर्टेंट मंदिर हो सकता है, कोई इम्पोर्टेंट रिलीजियस स्थान हो सकता है, कोई इम्पोर्टेंट आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया हो सकता है। तो जो भी कोई इम्पोर्टेंट चीज़ सेंटर में होगी और उसके आसपास में गोलाकार में घर बनेंगे तो उसको हम वृत्ताकार बोलते हैं। ये दोहरा प्रतिरूप आपके इसमें डिटेल में नहीं है, उसको आप छोड़ सकते हो। यहाँ से आपको याद करने पड़ेंगे ये। सबसे पहला रैखिक प्रतिरूप, फिर आयताकार मतलब स्क्वायर या रेक्टेंगुलर, फिर उसके बाद में वृत्ताकार मतलब गोल, फिर तारे के आकार का प्रतिरूप, और टी आकार, वाई आकार, क्रॉस। ये सब तब बनते हैं जब सड़कें अलग अलग दिशाओं से कन्वर्ज करती हैं। ठीक है, तो ये आई होप ये वाला आपको क्लियर हो गया है। अभी ये सारी चीजें आप सेकंड बुक में भी इंडिया के कंटेक्स्ट में भी पढ़ोगे पूरा। ओके, अच्छा इसके बाद में हम आगे चलते हैं। अब ग्रामीण बस्तियों की समस्याएं। अब ग्रामीण बस्तियों की क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं? ग्रामीण बस्तियों की समस्याएं ये होती हैं कि वहां पर सबसे पहला जो चीज है, एक सेकेंड ऊपर चला गया, एक मिनट, हाँ क्यों नहीं मूव कर रहा ये? अच्छा, एक मिनट, जब तक ये ऊपर जाता है तब तक मैं समझा देती हूँ आपको। ग्रामीण बस्तियों की जो मेन समस्याएं हैं वो क्या क्या हैं, कि सबसे पहले तो विकास की समस्या है। अभी अगर हम कंपेयर करें पुराने टाइम से लेके अब तक, गांव में जनसंख्या तो बढ़ती जा रही है, और जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ में वहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं उन पे प्रेशर बढ़ रहा है। तो ये अपने आप में एक समस्या है, क्योंकि गांव इतनी बड़ी जनसंख्या को संभालने के लिए नहीं बने थे, वहाँ पे सुख सुविधाओं का अभाव था। अब ज़्यादा लोग होने के कारण धीरे धीरे वहाँ पे और क्या प्रॉब्लम आती जा रही है, साफ सफाई की समस्या होती जा रही है। और जैसे जैसे वहाँ पर ये सारी चीज़ें बढ़ रही हैं, प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, तो लोगों को वहाँ से निकल के बाहर जाना पड़ रहा है, और बाहर जाके शहरों में काम करना पड़ रहा है, जो अपने आप में बड़ा पेनफुल है। क्योंकि देखो, अपना घर छोड़ना किसी को अच्छा नहीं लगता, मगर उनके पास में अब कोई रास्ता नहीं है। गांव में हमने ऑल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट्स, मतलब कोई ऐसे रोजगार के अवसर इतने डेवलप नहीं करे कि लोगों को वहीं का वहीं रोजगार मिल सके और लोग वहीं पर ही रहें। दूसरा, वहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, वहाँ पर आज भी कच्ची सड़कें हैं, कई ऐसे हैं जहाँ पे संचार की सुविधाएं भी नहीं है। तो ये कनेक्टिविटी उनकी कम होने के कारण वो बहुत तरह की चीज़ों से वंचित रह जाते हैं। वहाँ पे आज भी आप देखोगे तो हेल्थ की फैसिलिटीज़ बहुत कम है। आज भी अगर हम देखें तो बड़े उच्च शैक्षिक संस्थान वहाँ पर नहीं है, लोगों को हायर स्टडीज़ करने के लिए गाँव से निकल के शहरों की ओर आना ही पड़ता है। फिर जो हमारे ये हैं डिफॉरेस्टेशन के कारण, जो हम लगातार लकड़ियां पेड़ काट रहे हैं, वन काट रहे हैं, उसका सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो सीधा गांव के ऊपर पड़ रहा है। क्योंकि गांव के लोगों का व्यवसाय ही नेचर से रिलेटेड है। मैंने बताया ना आपको कि गांव में 75% तक लोग जो है वो किसी ना किसी रूप में नेचर के ऊपर डिपेंडेंट है। और अगर नेचर को हम नुकसान पहुंचाते हैं तो उनके व्यवसाय पे तो सीधा ही नुकसान हो जाता है। अगर हम ज़्यादा वनों की कटाई करते हैं तो इरोजन हो रहा है। इसी तरह अगर कोई मछली पालन वाले जो एरिया हैं, वहाँ पे प्रदूषण अगर हम ज़्यादा इंक्रीज होता जाएगा तो क्या होगा, फाइनली वहाँ पे जो जिस भी तालाब से वो लोग फिशिंग कर रहे हैं वो खराब होता जाएगा, तो लोगों का व्यवसाय छिनता जाएगा, उसमें मछलियाँ नहीं आएंगी। तो उनके ऊपर डायरेक्टली इन चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं, एक तो एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ज़्यादा उनके पास में अच्छे नौकरियों की सुविधाएं नहीं है। दूसरा, वहाँ पर उनके जो घर हैं उनके रख रखाव का बहुत ज़्यादा उनका खर्चा हो जाता है। क्योंकि जैसे हमने देखा, अगर वो मैदानी इलाकों में, नदी घाटियों में है तो बाढ़ से प्रभावित हो जाती हैं, ये भी एक प्रॉब्लम है। सड़कें कच्ची हैं, पर्याप्त बेसिक सुविधाएं नहीं है, शिक्षा की, स्वास्थ्य की। तो इन सब के कारण लोग नगरों की तरफ बढ़ने लग गए हैं। अभी किसी का डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि फिर इसके बाद हम ग्रामीण के बाद में नगरीय बस्ती की तरफ जाने जाएंगे। किसी का भी डाउट है तो पूछ सकते हो बेटा अभी। किसी बच्चे का कोई डाउट नहीं है? इतना क्लियर हो गया चैप्टर? हाँ। मैम
हाँ बोलो मैम बेटा, बोलो बच्चे। एक बार और आप समझा दो ये। गांव की समस्याएं। अच्छा, जी एक मैम। बारी मैं इसमें से आपको ना यहाँ से बताती हूँ। देखो, गांव में जो है वो सबसे पहला क्या है कि ग्रामीण बस्तियों में धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ती जा रही है, मगर जनसंख्या जिस हिसाब से बढ़ रही है उस हिसाब से यहाँ पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर या आधारभूत ढांचा अविकसित है। ठीक है, तो यहाँ पर इस कारण काफी सारी जो है वो चुनौतियां हमारे सामने आ रही हैं, जैसे कि यहाँ पर कूड़ा कचरा ये सब बढ़ता जा रहा है, जबकि यहाँ पे इतनी सुविधाएं नहीं है इन चीजों को टैकल करने के लिए, जिसके कारण स्वास्थ्य से रिलेटेड काफी सारी समस्याएं आ सकती हैं। अभी हम देख रहे हैं कि पानी की सुविधाएं भी यहाँ पर ज्यादा अच्छी नहीं होती हैं, और उसके कारण पानी की सुविधा, साफ पानी की सुविधा ना होने के कारण लोगों को कई सारी बीमारियां भी यहाँ पे लग सकती हैं। तो इन सब के लिए हम सीधा एक वर्ड यूज करते हैं कि आधारभूत ढांचा यहाँ पर अविकसित है। ठीक है, उसके बाद में आता है यहाँ पे मकानों का रख रखाव, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये पक्के घर नहीं है यहाँ पर, है ना, कोई लकड़ी से बने हैं, कोई छप्पर से बने हुए हैं, कोई मिट्टी से बने हैं। तो अगर बाढ़ आ जाती है या भारी वर्षा होती है तो बड़ा उनको नुकसान पहुंचता है, और फिर उनका रख रखाव करने में बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं, जो कि यहाँ पे लोगों के पास इतने नहीं होते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में लोगों के इनकम के सोर्सेज बहुत ज़्यादा लिमिटेड हैं। फिर सड़कें कच्ची हैं, संचार की सुविधाएं नहीं हैं, लोग एक दूसरे से बात करने के लिए भी कई बार पूरे एरिया में एक ही पोस्ट ऑफिस होता है, वहीं पे एक फ़ोन होता है और लोग उसी को यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में वर्षा के टाइम पर ये सारे क्षेत्र कट जाते हैं क्योंकि सड़कें कच्ची हैं, और ऐसे में अगर किसी को कोई हेल्थ इमरजेंसी हो जाए तो वो शहरों तक नहीं पहुंच पाता, और कई लोगों की ऐसे में मृत्यु तक हो जाती है। फिर यहाँ पर जो है स्वास्थ्य की और शिक्षा की अच्छी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, इससे भी लोग जो है परेशान होते हैं, उनको हर चीज़ के लिए शहरों की ओर भागना पड़ता है। तो ये समस्याएं जो हैं, इसके कारण क्या हम देख रहे हैं, लोग गांव से शहरों की ओर आ रहे हैं और शहरों में ज़्यादा भीड़ बढ़ती जा रही है और शहरों की अपनी नई समस्याएं उभर रही हैं। कल हम नगरों के बारे में जब पढ़ेंगे ना, तब फिर नगरों की समस्याएं हम अलग से डिस्कस करेंगे। आप क्लियर हुआ बेटा? हम्म, आप समझ आया? यस। ठीक जी। है, चलो ठीक है। फिर अब आज की क्लास में अभी अगर किसी का कोई डाउट नहीं है, पहले मैं एक बारी रिकॉर्डिंग बंद कर देती हूँ,